क्या हाल चाल है बेटा? एक बार चेक करो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो फटाफट से। सेल यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस, स्टार्ट करें बेटा। गुड आफ्टरनून। एक सेकंड दो बस मुझे। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, ये पहली क्लास वो नहीं है जिसमें हम आपको प्रॉपर कोई ओरिएंटेशन या कुछ देने वाले हैं। हम प्रॉपर सीधे पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से। दूसरी चीज क्या है बेटा, इस क्लास के बाद इवनिंग में एक छोटा सा सेशन आपके लिए प्लान किया है। ये वो सेशन होगा जिसमें आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि क्या हुआ है कि हमने इस साल ना कुछ चीजें रियलाइज करी हैं। आप में से बताना कि हम लोग ये सही रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, सारा बच्चा सेम लेवल पे नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को ना हम लोगों से डायरेक्टली बात करके कुछ कुछ चीजें डिस्कस करनी होती है कि सर हम इस साल ये सोच रहे हैं, इस साल ये सोच रहे हैं। थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है तो उस बच्चे को ये होता है कि डायरेक्शन मिल जाती है। तो इसके लिए हमने क्या प्लान किया है कि एक हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, जैसे इस वाले में नहीं, जब हम बड़े स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं वो नहीं, एक छोटी स्क्रीन होती है, वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हो। हम आपके डाउट्स ले सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आपने होमवर्क किया नहीं किया ये बात कर सकते हैं। पहले हमें ये लग रहा था कि मेंटरशिप के लिए वो जो एमबीबीएस करते हैं उनको बोला जाए कि वो भैया दीदी आपको गाइड करें, पर मेरा ये मानना है बेटा वो नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि वो लोग आपको जो गाइड करेंगे और हम पढ़ा रहे हैं दोनों में फर्क है। जो पर्सन पढ़ाता है वही अगर थोड़ा बहुत डाउट बता दे और वही अगर आपको गाइड कर दे तो वही बेस्ट होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज हुआ इस बार कि यार ये हमने आपको ऐसे का ऐसा इस बैच में एक नया फीचर टाइप से ऐड करके दिया है जो शायद पहले नहीं था, शायद हमने पहले किया नहीं था आपके साथ। यस, और मुझे हमेशा बिलीव होता है। और ये कैसे आया आइडिया, मैं एक वेबिनार ले रहा था। वेबिनार क्या होता है बेटा? वेबिनार होता है कि मैं एक सेशन ले रहा था जहां पर बच्चे मेरे से बात कर रहे थे, मतलब अनम्यूट करके कर पा रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक बच्चा मुझे मिला, उसने बोला कि सर मैं 5-6 साल से आपसे कभी बात ही नहीं किया। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात होती है कि जिन टीचर से आप कई कई सालों तक पढ़ते रहते हो उनसे अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर सकते हो, जो एक बड़ी मतलब अजीब सी स्ट्रेंज सी बात होती है। तो हमें रियलाइज हुआ थोड़ा आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, जहां जरूरी हो वहां डाउट्स लेते हैं, जितनी चीजें आपके साथ मिलके इवनिंग में। ऐसा नहीं वो कंपलसरी रहेगा सबको ज्वाइन करना, जो करना चाहे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। यस, ठीक है। यस, हाँ। मैं मेन क्लासेस में नहीं करूंगा ये, क्योंकि मेन क्लासेस में सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, बढ़िया से डाउट बताएंगे, समझाएंगे। वो उसके लिए अलग से सेशंस प्लान करेंगे। आज 2 सेशन लगे हुए हैं, एक केमिस्ट्री का लगा हुआ है और एक मेरा लगा हुआ है। कल 2 लगेंगे, एक लगेगा आपका किसका, एमडी सर का, और एक लगेगा फिजिक्स का। यस, ठीक है बेटा। यस, ठीक है बेटा, ठीक है, डन है। चलिए, 2-3 चीजें आपको मैं गाइड कर देता हूं। सबसे पहले सेल यूनिट ऑफ लाइफ आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। सर आज लेक्चर पढ़ेंगे कि सिर्फ बात करेंगे? नहीं बेटा, है ना। मेरे बारे में आपको जानने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं, है ना। मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को उसका आइडिया है, ठीक है। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्टिल मैं बता देता हूँ। बेटा मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, है ना। नेट एक एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया है। मैं रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगना था, ठीक है। इस वजह से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने यूपीएससी वगैरह दिया हुआ है, 2 बार मेंस दिया हुआ है। तो उसके बाद मैं उस तरीके से पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, सही है। मैं पढ़ा कब से रहा हूँ? 2009 से प्रॉपर कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले कब से पढ़ा रहा हूँ? जब से मैंने 12th करी थी तब से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस बताऊं तो 16-17-18 मतलब 17-18 साल का बन जाता है। ठीक, डन हो गई बात। हाँ, आगे चलते हैं। जो फैक्ट है बेटा उसी पे बात करेंगे हम लोग। ये क्या हुआ भाई? अच्छा, चलिए एक बार इसको एग्जिट करके दोबारा से हम लोग इसको वो करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कई बार क्या होता है पहली क्लास में ही कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा होना नहीं चाहिए पर हो जाती है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करेंगे।
वो स्लाइड ब्लैंक हो गई अचानक से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं आपसे उसको लेके चलेंगे। लेक्चर नंबर 1 है सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस करना है आपसे वो सारी बातें करेंगे। एक सेकेंड दीजिए बस। कुछ कह रहे होंगे सर क्या हो गया आज, आ जाओ स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, यस। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपके जो सवाल है उनको ले लेते हैं। आपके सबसे पहले सवाल ये होते हैं, देखो जो आपके सवाल हर साल होते हैं उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, यस सही है। क्या प्लानर रहेगा सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं सेल पढ़ाऊंगा, फिर सेल साइकिल पढ़ाऊंगा, उसके बाद लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, उसके बाद मॉर्फो, एनाटॉमी, प्लांट फिजियो। ये रहेगा 11th का प्लानर। 12th का आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, यस ठीक है। एक बार चैट को प्राइवेट भी करेंगे हम आपके लिए, ताकि हाँ ठीक है, ताकि आप आपस में बात ना करें। सबसे पहला सवाल जो आपका मन में आता है वो आता है नोट्स, कि सर नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। पहले से हमने बना रखे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ हमेशा ये बोलता हूं एक बार फर्स्ट चैप्टर के बना के देखो। आपको डिफरेंस फील हो रहा है तो ठीक है, नहीं फील हो रहा है तो आप उसी में ऐड कर सकते हो, पर पहले चैप्टर के लिखने चाहिए। रीजन क्या होता है, उससे आपका फ्लो बनने लगता है। फ्लो बनने का मतलब क्या है, आपको हैबिट बनने लगती है, नहीं तो पैसिव स्टडी आप करने लगते हो। पहला डाउट क्लियर हो गया। अगर बना रखे तो भी बनाने हैं पहले चैप्टर के, उसके बाद फिर आपके ऊपर डिसीजन है कि क्या उसमें ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, सर लेक्चर हमें लाइव अटेंड करने हैं, रिकॉर्डेड देखने हैं, क्या हम वन शॉट से देख सकते हैं, क्या आपके प्लान है। मैं फिर रिपीट करूंगा, आने वाला नीट का पेपर हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट मिले आपको बायो का। अगर हम लोग साथ मिलके ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, रेदर आप बाद में रिकॉर्डेड देखें या आप कहीं से वन शॉट देखें। वन शॉट में भी हम ठीक पढ़ाते हैं, पर मैं स्टिल मानता हूं अगर आपको कॉन्सेप्चुअली डेवलप करना है तो आपको लेक्चर देखने चाहिए। आपने पहले से अगर लेक्चर देख रखे हैं तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच वो नहीं है जहां पर बेटा हम लोग रील्स काटते हैं। इस बैच में हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे और बढ़िया से आपको आपके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। मेरा एक सवाल आप सबसे हमेशा रहेगा, हर बच्चा सेम लेवल पे नहीं है, तो हर बच्चे की सेम लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बैच में आपको सब कुछ चीजें अलग टाइप से दिखेंगी। जैसे मंथन अचीवर जो है, अचीवर वाले बैच में भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये अलग टाइप का बैच है, तो इसको कुछ फॉलो कर रहे होंगे। दोनों तरीके से आपको चीजें फील होती नजर आएंगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरा सवाल है बेटा क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, क्या करने हैं, आज शाम वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा कि ये डीपीपी करनी है, ये करनी है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब बैच स्टार्ट होता है तो आप अपने आप से ऐसे प्रॉमिस कर लेते हो जो पूरा नहीं हो पाता। हमें पूरे साल में जो करना है वो ऐसे करना है कि आज अगर मैंने सेल वाले चैप्टर में इतने क्वेश्चन किए तो फिर मैं आखिरी इकोसिस्टम में भी इतने कर पाऊं। इस तरह का मत करना कि एक में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए और दूसरे में आपने क्वेश्चंस नहीं किए। तो क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, आज इवनिंग में हम लोग कनेक्ट करेंगे, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कहां से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। डन। आगे आ जाते हैं रिवीजन। रिवीजन आप मेरे पे छोड़ दो, इस बार हम लोग हर साल भी करते हैं रिवीजन, कई बार आपको पता ही है मैं 11th भी बीच में रिवाइज करता हूं, प्रॉपर लेक्चर्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू। इस बार एक प्रॉपर और प्लान के साथ चलेंगे। दूसरा, एक और टेस्ट सीरीज इसमें ऐड कर देंगे ताकि आप रिवाइज कर सकें। डन हो गई बात। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ डालो। मंथन अचीवर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। इवनिंग वाली डाउट क्लास भी इसी पे आपको दिखने लगेगी, आपके बैच में दिखने लगेगी, आपके बैच में दिख रही होगी, आपके बैच में शेड्यूल हो जाएगी। 5 बजे सर्वेश सर की, 6 बजे डाउट क्लास। इन द सेंस बेटा आपको कैसे पढ़ना, आज तो यही बात कर पाएंगे, उसके बाद से बैच से रिलेटेड डाउट की बात कर पाएंगे। ठीक है, डन है। मेरे को लग रहा है मैंने आपकी सारी बातें क्लियर कर दी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यस। और ये मंथन के जो पुराने हैं 1.0 उन सबके लिए वैलिड है, वो एक कॉमन ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप भी इसी बैच में हैं तो आप उसके साथ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, चलिए चालू करते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा दो चीजें हैं, हम अपने जितने भी सब कुछ हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। ये मंथन का टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आती है। दूसरी चीज क्या है, इस बार हमने प्रयास किया आपके लिए, हम आपकी कुछ डिटेल्स फिल करा रहे हैं, ताकि क्या हो, हम आपको एकेडमिकली हेल्प कर सकें। हर बच्चा अलग तरीके का है, जिसके 450 है वो अलग है। तो इस वाले फॉर्म से आप अपनी डिटेल फिल करेंगे और ये आपका टेलीग्राम चैनल का फॉर्म है।
डन, स्टार्ट कर सकते हैं आप। बताओ जल्दी से बेटा, स्टार्ट कर सकते हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी बताओ बेटा, कर लें स्टार्ट। कोई सवाल किसी के मन में हो, कोई सवाल किसी के मन में हो? मैं पहले बार आपको फिर बोलता हूं, आज मैंने जब क्लास स्टार्ट करनी थी, मैं थोड़ा सा एक बार आपसे बात करूंगा। आज मैंने जब क्लास स्टार्ट करनी थी तो मेरा स्टूडियो थोड़ा सा गंदा सा हो रखा था, तो मैं बैठा, सारे पुराने पेज फोल्ड की, उनकी सफाई करी, आराम से सबको साइड में रखा। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप सब लोग आज बैच स्टार्ट कर रहे हो, आज शाम में आराम से टाइम निकाल के अपनी टेबल, अपना रूम जहां आप पढ़ते हो उसकी थोड़ी सी सफाई करना। उसमें आपको रियलिटी बताता हूँ, आपको ऐसा फील होगा कि अब एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हो। ये मेरा मानना हो सकता है, आपका मानना हो ना हो, पर ये आइडिया आपको सही में पसंद आएगा। आप अपने आसपास प्रॉपरली सब कुछ एकदम से सही कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है, मतलब चीजें ठीक जा रही है। यहां तक क्लियर है बेटा? करें स्टार्ट? यस बच्चे, इवनिंग में क्लास नहीं शिफ्ट कर सकते हर्ष, क्योंकि हाँ, सीबीटी पैटर्न कैसे होगा सब पे मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला आपको बेटा? एक्स्ट्रा सेशंस आपको क्या मिलेंगे? डाउट के लिए। और कौन देगा? वो टीचर ही देगा। और वो किस पे होंगे? उस पे आप अनम्यूट करके बात कर पाओगे। आज आपको क्या मिलेगा? केमिस्ट्री मिलेगा 5 से 6, मतलब, और 6 से 7 मेरे आपको बॉटनी मिलेगा। ऐसे आपको कल भी मिलेगा। और कहां मिलेगा? आपके ऐप पे ही मिलेगा, जिस ऐप पे हो वहां बात कर लेना सारी। समझ आ रहा है? क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं, सारे बच्चे सेम लेवल पे नहीं है, तो हर एक की अलग प्रॉब्लम होगी, तो वहां हम बात भी कर पाएंगे। डन है? डन है? क्योंकि इससे क्या सॉल्व होगा? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। पूरे साल भर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती हो पाती। मैं फिर रिपीट इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, बच्चे आप में से सभी बच्चे सेम लेवल पे नहीं है, तो सेम लेवल के तरीके से नहीं पढ़ सकते। आप अपनी बातें कर सकते हो इवनिंग वाले सेशंस में। यस ठीक है, चालू करते हैं आज। सही है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल पढ़ेंगे। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में इस बार काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं बोलूं, मुझे तो 6 से ज्यादा क्वेश्चंस दिख रहे थे, अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। सबसे पहली बात, पेपर के अंदर नॉर्मली वेटेज जो होती है इस चैप्टर की 2 से 3 क्वेश्चन की होती है। इस साल ज्यादा थे रीनीट वाले में, ठीक है, पर हम एक पैटर्न लेके चलते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे बायोमोलिक्यूल और जेनेटिक्स के दिखते हैं। सही है, वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन जो आए थे वो इस बार ज्यादा आए थे, 5-6 या इवन उससे भी ज्यादा थे। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना है हमें। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपको मेरे साथ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको ये समझना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उसको याद करना है जैसे जैसे मैं करा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में बहुत सारा पढ़ा दूंगा और बाद में उसको कंप्रेस करता जाऊंगा, जाकि आपका बैलेंस ना बने। आप में से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्ट ना होने का कारण वो बैलेंस है जो लास्ट में नहीं बन पाया। लास्ट में सिलेबस तेज भागा, लास्ट में सिलेबस कर मैनेज नहीं कर पाए, आप टेस्ट नहीं दे पाए, आपको मतलब पैनिक होने लगा, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो। हम इसको बैलेंस करके लेके चलेंगे ताकि आपको चीजें दिक्कत ना हो। तो क्लास 1 से हम एक पेस के साथ पढ़ेंगे जो अच्छा होगा आपके लिए, आपको समझ भी आएगा, आपको मजा भी आएगा। बेसिक से पढ़ेंगे 100%। आ जाओ। तो ये आपको टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम सेल की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं, फिर कुछ बेसिक्स बताते हैं सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, फिर हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है, सेल वॉल है, एंडो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, साइटोस्केलेटल एलिमेंट और न्यूक्लियस। इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मुश्किल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मेरे पास एक ये टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, एक ये टॉपिक है। दूसरा एक टॉपिक है मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। इनको ना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस चैप्टर से कनेक्ट किया जा सकता है। मैं बार बार आपको ये बताऊंगा कि किसको किससे कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम इस बार ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से जाएंगे। डन है? क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, बेसिक से पढ़ाओ बेटा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हम कहां पर हैं? 1 जुलाई पर है सर। क्या बेसिक से पढ़ाओगे? 100%। सारी चीजें समझ आएंगी 100%। ठीक है, पर मैं तुझे ड्रॉपर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्लास 11th के हिसाब से नहीं। क्लास 11th वालों को क्या कुछ ये नाम भी नहीं सुने हुए, ये टॉपिक्स के नाम है। तो सबसे पहले आप टॉपिक्स के नाम लिख लो। ये जो 2 टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये जाकर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन से इनका कुछ डाटा मैच कर जाएगा। क्लियर है? उसके बाद साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो है, ये आपको क्या है, ये मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल इन द सेंस
इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, इनके बारे में दे रखा है। क्लियर है? उसके अलावा बेटा मुझे सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें एक टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, जिसमें मेरे पास अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो मेरे पास वो गलत हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर आपको खास ध्यान रखना है और उसके हिसाब से पढ़ना है। क्लियर है? डन है बेटा? डन है? यस, बिल्कुल। आपस में चीजें कैसे कनेक्ट है मैं बताते हुए चलूंगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछता हूं, आपने इस बार जो क्वेश्चन देखा था, मैं उस क्वेश्चन को भी चाहता तो मैं उसको बोलता आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे वो सेल चैप्टर से था, जिसमें अगर आपको याद हो उसमें पूछा गया था कि हमारे पास ये जो पिगमेंट होते हैं कैरोटिनॉइड, ये किस में मिलते हैं। उसमें क्वेश्चन में था वो, ऑल्दो क्वेश्चन चैलेंज भी हो सकता है, वो कैरोटिनॉइड को लेके पूछ रहा था। एनसीईआरटी की लाइन है कि कैरोटिनॉइड मेरे पास किस में मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट में मिलते हैं। पर क्या कैरोटिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलते? मिलते हैं, पर मेन पिगमेंट उसका क्लोरोफिल है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको आपस में रिलेट करना सिखाएंगे कि चीजों को कैसे सोचना है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो क्रैब साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, ये सब कहां हो रहे हैं। अब जो हम जैसे राइबोसोम पढ़ेंगे, तो राइबोसोम में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टाइप ऑफ आरएनए दे रखा है कि कौन कौन सा राइबोसोमल आरएनए होता है, उसको यही बताएंगे। तो चीजों को आपस में लिंक करके देखे के चलेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो चीजों को समझना। क्लियर है बेटा? यस। अब ये आंसर क्रोमोप्लास्ट था, पर ये क्लोरोप्लास्ट भी जा सकता है, क्योंकि कैरोटिनॉइड में जो मेरे पास होते हैं ना ये वाले कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये भी तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। यस और नो? यस, जा सकता था। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं चाहूंगा कि सबसे पहले पेज पे फोकस करते हैं जो एनसीईआरटी की है। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, चीजों को समझेंगे, और साथ के साथ आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे। सबसे पहले पेज पर एक टॉपिक दे रखा है, पहले पेज पर उसने बायो को एक्सप्लेन किया है। देखो मेरी बात सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। देखो आपकी बुक में बायो पढ़ने की दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये साइनोबैक्टीरिया, अब अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। मेरे हाथ में ये साइनोबैक्टीरिया है। जब आप साइनोबैक्टीरिया को देख रहे हो तो इसके बारे में आप क्या पढ़ रहे हो, मुझे सोच के बताओ। आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल वॉल कैसी है, उसमें बेसिकली क्या मतलब उसमें फ्लैजिला है कि नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? पिगमेंट कौन से, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं ये पढ़ूं कि साइनोबैक्टीरिया कैसे काम करता है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, ये एक अलग अप्रोच हो गई। मेरी बात समझो ध्यान से। बायो को पढ़ने की दो तरह की अप्रोच होती है। एक वो अप्रोच होती है जिसमें मैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता हूं, जिसमें मैं क्या पढ़ता हूं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता हूं। जैसे आपका मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर है, एनाटॉमी एक चैप्टर है, प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। यहां पर जो अप्रोच है वो कैसी है बेटा, स्ट्रक्चर वाली अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? स्ट्रक्चर वाली अप्रोच है। लेकिन जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, फंक्शन वाली अप्रोच पढ़ते हो। यस और नो? आप यही तो पढ़ते हो कि क्या काम हो रहा है। आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, किस सेल वॉल किस केमिकल की बनी है, सेल मेम्ब्रेन किस केमिकल की बनी है। दैट इज डिफरेंट अप्रोच। यस, दैट इज डिफरेंट अप्रोच। इसको कहते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच। फिर से रिपीट करूंगा, मेरी तरफ देखेंगे। मेरे पास ये साइनोबैक्टीरिया हाथ में, इस साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला है कि नहीं है, ये कैसा दिख रहा है। दैट इज स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, ये कैसे काम कर रहा है। दैट इज फंक्शन बेस्ड अप्रोच। तो आपकी एनसीईआरटी ने पहले पेज पे कुछ लाइनें लिखी हैं जिसको समझा रहा हूं, जिससे नीट 2025 में क्वेश्चन आया था पहला। देखो वो क्या है अप्रोच, सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, पहला टॉपिक बेसिक से पढ़ेंगे 100%। पहले बातों को समझेगा तो, क्योंकि लाइनें जैसी लिखी हैं उसको समझाना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि शुरुआत में एक पेज दे रखा है, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन लिखी है, और एक साइंटिस्ट है रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। देखो हम ये कह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, हम ये कह रहे हैं कि यदि मुझे किसी सेल की फिजियोलॉजी पढ़नी है, फिजियोलॉजी मतलब वो फंक्शन कैसे कर रहा है या उसका बिहेवियर पढ़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेल फ्री सिस्टम लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो टेस्ट ट्यूब में क्या कर सकते हो, कोई प्रोसेस आप पढ़ सकते हो जिसे इन विट्रो कहते हैं। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो जितनी भी लाइनें लिखी हैं, ये लाइनें क्या आपको एक्सप्लेन कर रही हैं, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि जब आप
बायो को पढ़ते हो तो आपकी एक अप्रोच होती है कि आप क्या पढ़ते हो कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उसके अंदर चीजें चल रही हैं, उस अप्रोच से पढ़ते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके लिए आप एक सेल फ्री सिस्टम भी यूज कर सकते हो, सही है। ये अप्रोच में आप क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किन एलिमेंट्स और कंपाउंड के बने ये भी पढ़ते हो। मतलब मेरी बात समझो, एकदम सिंपल डेफिनेशन लेके जाओ। अगर आप ध्यान से देखो कि आपकी बुक में बायो पढ़ने की दो अप्रोच दे रखी है। एक अप्रोच वो है जहां आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम में उसकी रूट कैसी है, लीफ कैसी है, वो कैसे बना है, क्या चीजें पढ़ते हो। दूसरी अप्रोच आप क्या पढ़ते हो, फिजियोलॉजी वाली, जैसे जेनेटिक्स चैप्टर हो गया, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, डाइजेशन कैसा हो रहा है, ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच है, ये अलग अप्रोच होती है। इसमें आप क्या करते हो, चीजों के फंक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हो। तो यही चीज कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिंथेसिस। मतलब कोई एक सेल फ्री सिस्टम लेके, सेल फ्री का मतलब होता है एक बीकर या कुछ लेकर आप इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सेल के अंदर कैसे प्रोसेस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक एंजाइम डाल दिया, इसमें एक एंजाइम डाल दिया, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। अब ये एंजाइम किस तरीके से स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। इस अप्रोच को पढ़ने को कहते हैं हम फिजिको केमिकल अप्रोच। आप एक तरह से फंक्शंस की पढ़ाई कर रहे हो, प्रोसेस कैसे हो रहा है उसकी पढ़ाई कर रहे हो, सही है। और ये अप्रोच कैसी होती है, एस्टेब्लिश बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं स्टार्च को और इसको केमिकली भी एनालाइज कर रहा हूं। स्टार्च एक बड़ा कंपाउंड है, ग्लूकोज एक छोटा कंपाउंड है, तो मैं इनको एनालाइज भी कर रहा हूं कि किस केमिकल का बना, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। दूसरा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, हमने एक डिजीज पढ़ी थी कभी, फिनाइल कीटोन यूरिया। उस डिजीज में एक एंजाइम एब्सेंट हुआ था, तो कोई प्रोसेस रुक गया था ना, इसको भी फिजिको केमिकल अप्रोच कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, बायो पढ़ने की दो अप्रोच है। एक अप्रोच है स्ट्रक्चर बेस, आप किसी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें सीड नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म में कवर होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है जिसमें आप फंक्शन बेस्ड अप्रोच रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर स्टार्च लिया, उसको डाइजेस्ट किया ग्लूकोज की फॉर्म में, सही है। अब डाइजेस्ट करके क्या बना, ग्लूकोज बना। तो आप एक प्रोसेस पढ़ रहे हो डाइजेशन का, दैट इज फिजिको केमिकल अप्रोच, सही है। इसमें आप किसी के टिश्यू की, कोई भी टिश्यू के अंदर केमिकल्स की एनालिसिस भी करते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई एंजाइम एब्सेंट है या कोई चीज एब्सेंट है, अब उसके बेस पर डिजीज भी पढ़ सकते हो। इसी को उसने एक नाम दिया है, उसने यही बोला है कि ऐसी फिजिको केमिकल अप्रोच, सही है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए यूज होती है, उसको कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये नीट 2025 में आया था। तो सर हमें ये पूरी लाइनें याद करनी है, नहीं, यही तुम्हें समझाना है मुझे, तुम्हें लाइनें नहीं रटनी, मतलब समझना है। ये आया था कि इस बायोलॉजी के लिए मुझे कौन सी अप्रोच यूज करनी है। तेरे दिमाग में ये लाइनें याद नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे पेज से सिर्फ तुझे ये लिखनी है, लाइन ये लिखनी है। पर तुझे ये लिखनी है कि बायो पढ़ने की दो अप्रोच हैं। बायोलॉजी की मेरे पास दो अप्रोच हैं। बायोलॉजी की कितनी अप्रोच है, मान लो अभी हमें दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच है जिसमें मैं स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करता हूं, जैसे प्लांट किंगडम हो गया, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करता हूं, यस और नो। और दूसरी मेरे पास अप्रोच है जो फंक्शन बेस्ड है। क्या है, फंक्शन या प्रोसेस बेस्ड है। तो ये वाली जो बायोलॉजी है ना, ये किस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। किसको नहीं समझ में आया पूछ लो। तो सर इससे मैं याद करके जाऊंगा, सर सब रट लूंगा, नहीं, तुझे सिर्फ ये बातें याद रखनी है अपने दिमाग में। यहां तक क्लियर है, बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बात समझ नहीं आई कि बायो पढ़ने की दो अप्रोच होती है, जैसे कुछ चैप्टर हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच पे पढ़ाते हैं, कुछ चैप्टर फंक्शन बेस्ड, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स, सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, प्रोसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज फंक्शन बेस्ड अप्रोच। यहां तक क्लियर है? सर लिखना क्या है, सब लिखना है? नहीं, तुझे सिर्फ ये लिखना है, तुझे सिर्फ ये लिखना है। सर अगर आ गया तो मैं बोल रहा हूं नहीं आता है इतना,
जो आता है वही कराऊंगा बेटा। मैं क्या होगा, पहली क्लास में तुझे इतना लिखवा दूं, फिर आखिरी तक तेरा 0 हो जाए, सब कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतनी बात लिख, सिर्फ इतनी बात लिख, और हेडिंग डाल इंट्रोडक्शन और साइंटिस्ट। ये तेरे को समझाने के लिए लाइनें हैं, सिर्फ तेरे काम की लाइन ये है सिर्फ। सही है बेटा, इस अप्रोच का नाम है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। का मतलब है ये एक अप्रोच है जिसमें आप क्या करते हो, बायो को ऐसे पढ़ते हो जिसमें आप फंक्शन बेस्ड अप्रोच, कोई प्रोसेस कैसे चल रहा है। मैंने तेरे को क्या समझाया, ये साइनोबैक्टीरिया है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ूंगा दैट इज डिफरेंट अप्रोच। पर साइनोबैक्टीरिया में कैसे फोटोसिंथेसिस चल रही है, कैसे रेस्पिरेशन चल रहा है, इस अप्रोच को मैं ये कहता हूं ये। और ये अप्रोच कहलाती है फिजिको केमिकल अप्रोच। ये याद करना है मुझे। सही है, ठीक है, यस। हाँ, दो अप्रोच है मेरे पास, एक फिजिको केमिकल अप्रोच है और एक देख रहे हो ये प्रोसेस बेस्ड, ये फिजिको केमिकल अप्रोच है। और पहली अप्रोच है स्ट्रक्चर बेस्ड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आगे चल सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? नहीं बेटा, स्ट्रक्चर बेस के लिए कोई एक टर्म नहीं है। ये पहले पेज में उसने क्या किया, उसने कहा है कि बायो को पढ़ने की अप्रोच बताई है। इस वाली पर उसने क्वेश्चन पूछा था। अब आपको अपनी दिमाग में क्या बिठाना है कि हमारी जो बायो के चैप्टर्स है ना, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक स्ट्रक्चर बेस्ड है, जैसे मान लो आप पढ़ते हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि कॉकरोच का हेड कैसा है, माउथ कैसा है, वो सारी चीजें, विंग्स कैसी हैं। दैट इज वन अप्रोच। अनदर अप्रोच इज जैसे डाइजेशन का प्रोसेस आप पढ़ते हो। देखो, आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, दांत होते हैं, ये तो वो स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप प्रोसेस पढ़ते हो वो एक अलग चीज होगी। नहीं, सेम रेस्पिरेशन में स्ट्रक्चर अलग है। जब आप प्रोसेस पढ़ते हो, जो प्रोसेस पर बेस्ड है, वो ये वाली अप्रोच होती है, और उस बायोलॉजी को हम ये कहते हैं। डन हो गई? यस। बेटा, हम दोनों अप्रोच पढ़ रहे हैं, हम तो बायो पढ़ रहे हैं ना, हम तो दोनों अप्रोच पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी चीज को पढ़ने की अप्रोच, जैसे आपकी जो बायो की बुक है ना, वो इसी तरह से डिजाइन है, दो अलग अलग अप्रोच में। नहीं तो आप कभी किसी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ोगे ना, वो कैसे पढ़ाता है मैं आपको समझाता हूँ। वो साइनोबैक्टीरिया उठाता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाता है, और साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या चलता है वो सब पढ़ा देता है, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इस तरीके से चलती है। वो बुक्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लो आप सोचो ना कि आपको किसी ने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, एंजियोस्पर्म पढ़ाया प्लांट किंगडम में, वहीं से उसका लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ा देंगे, वो डिफिकल्ट हो जाता है। यस, बायो पढ़ने के लिए मुझे दोनों चीजें चाहिए, पर हम क्या है, चैप्टर वाइज अलग अप्रोच यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस, यस। बब्बन मोदी जी, आप अगर लास्ट ईयर के बैच से करना चाहें कर लें, पर मैं पहला चैप्टर हमेशा सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा मैं क्या अलग कर रहा हूं, है ना। इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज फर्स्ट चैप्टर आप इससे करेंगे, ठीक है। अब हमारे ये दूसरे साइंटिस्ट, तो ये पहला ठीक है, आपको क्या लिखना है क्लियर हो गया? पहला आपको क्या लिखना है क्लियर हो गया। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, सेकंड में बात करने जा रहा हूं जीएन रामाचंद्रन की, ठीक है। ये कौन थे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये एक इंडियन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से बीएससी करी, है ना। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे पीएचडी करी। जब वो पीएचडी कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट से मिले थे जिनका नाम था लाइनस पॉलिंग। हम बात कर रहे हैं किसकी, जीएन रामाचंद्रन की। लिख लिया सबने? सबने हेडिंग डाली ये, और इतनी बात लिख ली कि नहीं लिख ली, ये बताओ बस। इतनी बात लिख ली कि नहीं लिख ली? यस, यस। फिजिको केमिकल, केमिकल, यस। बच्चे पूरा लिखना है नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट डालना है, टॉपिक 1, ये वाली बात लिख लेनी है बस। ये नीट 2025 में आया था, ठीक है। दो अप्रोच की हमने बात कर ली, क्लियर? यस, ठीक, डन हो गई। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं जीएन रामन। लिख लिया बेटा? बता दो जल्दी से, आगे चलेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट रहना थोड़ा सा। सर आज पहले दिन फास्ट क्यों रहेंगे? लास्ट ईयर के नोट्स यूज कर सकते हैं, एक चैप्टर के बनाने के बाद चेक करेंगे हम। यस, एक चैप्टर के बना लेंगे, फिर चेक करेंगे क्या हमारे को डिफरेंस मिल रहा है, क्या हमें फायदा हो रहा है। आ जाओ। अब हम बात करते हैं जीएन रामाचंद्रन जी की। ये टॉपिक सेकंड है, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, ये पहले पेज पे दे रखा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जीएन रामाचंद्रन कौन थे?
एक इंडियन साइंटिस्ट थे। आप में से कितने लोगों को पता है कि बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो इन्होंने क्या किया था, जीएन रामाचंद्रन जी ने वहां से फिजिक्स ऑनर्स में उन्होंने बीएससी करी थी। उसके बाद उन्होंने बाकी की पढ़ाई के लिए शायद कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में वो पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी करते वक्त वो एक पर्सन से मिले थे जिनका नाम था लाइनस पॉलिंग। पहले पूरी बात सुनो तब आपको बताऊंगा क्या याद रखना है। वो लाइनस पॉलिंग से मिले थे। किससे मिले थे? लाइनस पॉलिंग से। लाइनस पॉलिंग जो काम कर रहे थे वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पे काम कर रहे थे। ये क्या होते हैं? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं किसके? प्रोटीन के। ये क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसके? प्रोटीन के। यस, इस पर वो काम कर रहे थे। और ये क्या थे बेटा? मैं अगर आपसे पूछूं जीएन रामाचंद्रन का मेन सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स। लेकिन वो किससे मिले? लाइनस पॉलिंग से मिले। कहां मिले? कैम्ब्रिज में मिले। और वहां पर जब उन्होंने उनका डिस्कशन हुआ तो वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। फिर उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरफ काम किया। उन्होंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले उनको काम याद करना है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, जीएन रामाचंद्रन नाम याद करना है। उनका कंट्रीब्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर पे है। अगर आपको याद हो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है स्ट्रेट 1 डिग्री, फिर ऐसे घूमता है अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, क्वाटनरी होता है। तो उन्होंने किस पर काम किया? प्रोटीन स्ट्रक्चर पे काम किया। यस। और उन्होंने क्या किया बेटा? कॉलेजन एक प्रोटीन होती है। अब कौन बच्चा बताएगा कॉलेजन के लिए? कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज कॉलेजन? कौन बताएगा? कॉलेजन जो होता है बेटा मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है। तो कॉलेजन का एक स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर किया जिसे हम कहते हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, इसकी उन्होंने डिस्कवरी की। क्लियर है? और उसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट किए जिससे प्रोटीन स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। उन्हें हम कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट्स। रामाचंद्रन प्लॉट्स आर नथिंग बट ग्राफ। इनकी मुझे पढ़ाई करनी है नहीं करनी? मैं फिर रिपीट करता हूं। क्या होता है कि कई बार लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि शुरुआत वाली क्लास जो होती है उसमें ऐसा पढ़ा दे मजा आ जाए बच्चे को, पर काम का भी पढ़ना है हमने। रामाचंद्रन प्लॉट क्या था? एक तरह के ग्राफ थे। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, मेरे पास बुक भी एक, ये मेरी बायोकेमिस्ट्री की बुक है जिसमें हम लोग इसको पढ़ते थे। काफी मोटी है ये, है ना? हाँ, तो इसमें रामाचंद्रन प्लॉट दिए हुए हैं। एक्चुअल में दिखा सकूं तो मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, दिखा देंगे। ये रे वो, ये डायग्राम अगर किसी को दिख रहा हो ना, ये ग्राफ किसी को दिख रहा है? ये ग्राफ दिख रहा है, ये वाला, ये है रामाचंद्रन प्लॉट। पर ये तुम्हें क्यों पढ़ने हैं? ये तुम्हें नहीं पढ़ने। ये ग्राफ रामाचंद्रन प्लॉट है ना? हमें भी नहीं पढ़ने थे, हमें इसकी सिलेक्टेड चीज पढ़नी थी। तो पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट ये है कि आपने क्या याद करना है। आपने क्या याद करना है कि अगर आपसे पूछे, मान लो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जीएन रामाचंद्रन ने किस पे काम किया? प्रोटीन पे, लिपिड पे, अमीनो एसिड्स पे या डीएनए पर? किस पे काम किया? प्रोटीन पे काम किया। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर पे काम किया। उन्होंने क्या दिया? ट्रिपल हेलिकल कोलेजन स्ट्रक्चर दिया। ठीक है। उन्होंने कुछ ग्राफ प्लॉट किए, उन्हें कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। किसके लिए? प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेके। यस, प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेके। उसके बाद उन्होंने किसके साथ काम किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लाइनस पॉलिंग के साथ। बस इतने काम याद करना है। क्या काम किया वो हमारे काम का नहीं है। हाँ, कब उनको वो नोबेल मिला वो सब काम का नहीं है। हाँ, उनका जो वर्क था इसमें पब्लिश हुआ। बेटा नेचर एक सबसे बड़ा जर्नल है। जर्नल मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसमें किसी का अगर कोई वर्क पब्लिश हो जाता है वो बहुत फेमस है। सही है। नेचर में पब्लिश किया था उन्होंने। नेचर क्या है? एक जर्नल होता है, वहां पर पब्लिश किया था। एक जैसे जर्नल समझते हो, किताब होती है, वहां पब्लिश किया था। इतनी चीज कर सकते हैं। यस, इतनी चीज कर सकते हैं। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज। पहले दिन बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो काम का है। यस यस। तो हमने क्या क्या चीज, 4 पॉइंट याद किए। इनका कंट्रीब्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर पर है। इन्होंने डिस्कवरी करी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी? कॉलेजन की। दूसरा, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए थे जिनको हम कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। उससे उन्होंने प्रोटीन की कंफर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर को पढ़ा था। उन्होंने किसके साथ काम किया? लाइनस पॉलिंग के साथ। लाइनस पॉलिंग कौन थे? वो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इतनी बात याद रहेगी। यस यस। डेट याद नहीं करनी इस वाले की, तो कोई डेट जिनकी करनी होगी बताऊंगा मैं। बेटा मेरी अपनी एनालिसिस है, किसकी करनी है किसकी नहीं करनी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।
क्लियर है? डन? ठीक। और कोई डाउट किसी के मन में आ रहा हो? और कोई डाउट किसी के मन में आ रहा हो? पूछ भी सकते हो बेटा, जितने मैं देख पाऊंगा बता दूंगा। तो सेकंड पेज पे आप क्या लिखोगे? जीएन रामाचंद्रन, कंट्रीब्यूशन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़े थे रामाचंद्रन प्लॉट से, और उन्होंने इसके साथ काम किया था। ये 4 स्टेटमेंट आ जाएंगी, पूछ सकता है इनमें से कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है, बस इतना करना हमें। ठीक है, कोलेजन क्या होती है? प्रोटीन होती है। व्हाट इज कोलेजन बेटा? कोलेजन इज प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन होती है, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होती है। तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग था, तो मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होती है। अच्छा, ये कहां पर काम कर रहे थे? रामाचंद्रन कहां काम कर रहे थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। क्या कर रहे थे? पीएचडी। इन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए किसके काम से? लाइनस पॉलिंग के काम से। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने किया। क्लियर? डन है? इसको नोट करना 100%। ये चारों पॉइंट आपने लिखने, 1 2 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट आपने लिखने हैं। ठीक है, फोटो आप बना नहीं सकते, कोलेजन ऐसी दिखती है, तो ये दोनों तो आप बना नहीं सकते। ठीक है बेटा? डन है? 360 वाले नोट्स यूज कर सकते हैं। पहले चैप्टर के बना ले, फिर देख लेते हैं। कम से कम फर्स्ट चैप्टर के तो बना लेते हैं हम लोग। नहीं, आपको नहीं लगता फर्स्ट चैप्टर के हमें बना लेने चाहिए? यस। करें हम लोग? करें हम लोग बेटा? जल्दी बोलो, करें? ठीक है, आगे आ जाइए। इसके बाद देखो, हमने ये पूरा पेज दे रखा है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है सारा याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता है हमें क्या याद करना है, फिर इतना सिर्फ कोलेजन की बात याद कर लो। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन में एनसीईआरटी रीड करूं, इसका कोई यूज नहीं है आपके लिए। ठीक है, यहां पर तो कोई यूज नहीं है। उसके बाद वो किससे मिले थे? लाइनस पॉलिंग से। वो किस पे काम कर रहे थे आपको पता है ना? किस पे काम कर रहे थे? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पे काम कर रहे थे, उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। चलिए, अब हम लोग आगे जाते हैं और बेसिक सी चीजें पढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यहां तक क्लियर हो गया भाई? ये 2 ही पॉइंट पढ़े क्वेश्चन के लिए। पहला हमने क्या पढ़ा है? पहला हमने पढ़ा है 2 अप्रोच होती है बायो की। हम कौन सी अप्रोच यूज कर सकते? मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं या मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन सी वाली यूज कर रहा हूं? मैं फिजिको केमिकल अप्रोच यूज कर रहा हूं। लेकिन जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूं, तो मैं वहां पर कौन सी अप्रोच यूज कर रहा हूं? मैं अप्रोच यूज कर रहा हूं प्लांट किंगडम में स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच। अगर प्लांट किंगडम में मैं आपको केमिकली कुछ चीजें एक्सप्लेन करूं, तो इसका मतलब मैं उस अप्रोच की तरफ जाता हूं। और आपने हमेशा देखा है कि जब हम किसी चैप्टर में केमिकल बेस्ड चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं, ये इस केमिकल का बना, ये इस केमिकल का, जैसे रेड एल्गी में पढ़ते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, फिर मैं उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दैट अप्रोच एक्चुअली बायो को इजी बनाता है। तो लेटर में ना, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो उसी अप्रोच पे आए कि यार हमारी ये वाली अप्रोच सही है। ऑल्दो हमें स्ट्रक्चर बेस्ड चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, एवोल्यूशन का पार्ट है, डाइवर्सिटी हमें पढ़नी है। तो जब हमें डाइवर्सिटी पढ़नी है तो कौन सी अप्रोच है? स्ट्रक्चर बेस्ड। जब हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है तो फिजिको केमिकल अप्रोच है, जिसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। आ जाओ, अब यहां पे चलते हैं। ठीक है, यहां चलते हैं। क्लियर है बेटा? बच्चे, इंट्रो में मैंने बोला ना आपको एक छोटा सा पैराग्राफ, भाई तूने पूछा इंट्रो नोट करना है नहीं करना, ये भी तो चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। क्या नोट करना है? ये नोट करना है बस, फिर ये नोट करना है। अब बात करते हैं यहाँ की। अब मैं आपको सेल के बारे में कुछ कुछ बताने जा रहा हूं। ठीक है सर, बता दो, बढ़िया लगेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की। आप मुझे बताओ हमारे आसपास क्या है? तुम्हारे आसपास क्या है? सर हमारे आसपास टेबल है, कॉपी है, चुहिया घूम रही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे आसपास 2 चीजें हैं, एक है इनएनिमेट। इनएनिमेट को कहते हैं नॉन लिविंग। तो हमारे आसपास या तो नॉन लिविंग है या लिविंग है। सही है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? जो नॉन लिविंग है बेटा, ये सेल का नहीं बना हुआ, नॉट मेड अप ऑफ सेल। ये एनसीईआरटी लिखती है बात, नॉट मेड अप ऑफ सेल। यस और नो? और जितने भी एनिमेट है, लिविंग है, वो सारे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन सब में कॉमन चीज क्या है बेटा?
इन सब में कॉमन चीज है कि ये सारे सेल्स के बने हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये माउंटेन है, पानी है, ये सेल्स के नहीं बने, इनको हम कहते हैं इनएनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग जो है वो किसका बना हुआ है? सेल का। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, एंड मेरे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल्स के नंबर को लेके। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मेरे पास होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक मेरे पास होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन बच्चा मुझे इनके बीच में कुछ डिफरेंस बता सकता है? कौन बच्चा इनके बीच में मुझे दो तीन डिफरेंस बता सकता है? मैं आपसे पूछूं, दो तीन डिफरेंस मुझे बता दो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में, देखें आपको कितना ज्ञान है। देखते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी मुझे डिफरेंस बता दो बस। और कुछ? एक सिंगल लिख रहा है। बताओ। ठीक है, यूनिसेलुलर में सबसे पहला बेटा, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यूनिसेलुलर जो होता है ना, उसमें सारे काम सिंगल सेल को करने पड़ते हैं। सारे फंक्शन, ऑल फंक्शन, कौन से फंक्शन होते हैं जिंदा रहने के लिए? बाई सिंगल सेल। चाहे वो गैस की एंट्री हो, खाना हो, सब कुछ सिंगल सेल को करना है। और ये दोनों तरह का पॉसिबल है। ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है एंड यूकैरियोटिक भी हो सकता है। ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, है ना। यूकैरियोटिक भी पॉसिबल है। इनमें क्या होता है? सेल का डिवाइड होना, सेल का डिवाइड होना इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन होता है। सेल का डिवाइड होना इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। सही है। मल्टी सेलुलर क्या होता है बेटा? अब मल्टी सेलुलर में खास चीज क्या होती है? टिश्यू वगैरह बनने लगता है। मेरी बात समझो ध्यान से। मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? टिश्यू वगैरह बनने लगता है। इसका मतलब यहां पर सेल्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। सेल्स का फंक्शन क्या है? सेल्स का फंक्शन कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब आपस में जुड़ा हुआ होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई बेटा? दूसरी बात, ये सिर्फ यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें मेरे पास एक ही प्रकार के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन जो होती है, सेल डिवीजन जो होती है वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। वो ग्रोथ कराती है। वो क्या कराती है? ग्रोथ कराती है। वो रिप्रोडक्शन नहीं कराती। वो क्या कराती है बेटा? ग्रोथ कराती है। क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? क्या ये तीन डिफरेंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस बेटा, सेम है। 2.0 1.0 लगभग सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। पर 2.0 में बायोलॉजिकल पढ़ेंगे हम आगे जाके। 1.0 में एक चैप्टर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमेशा यूनिसेलुलर होता है। ये वाला जो होता है ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक वाले। यूकैरियोटिक वाले जो है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल प्रोटिस्टा है। प्रोकैरियोटिक में यहां क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। यहां पे सेल का डिवाइड होना रिप्रोडक्शन है, यहां पर सेल का डिवाइड होना क्या है? ग्रोथ है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? सेल्स फंक्शन करते हैं कैसे? कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? पहले बताओ, क्या आपको ये डिफरेंस समझ में अच्छा, इस स्लाइड से मुझे क्या आ सकता है? आपको ये आ सकता है, स्टेटमेंट लिखी हुई आ सकती है कि जितनी भी एनिमेट चीजें हैं वो सब सेल की बनी हुई है। कोई भी ऐसा लिविंग नहीं होता जिसमें सेल ना हो। ठीक है। और सेल वाले ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर आपको पता है, हम लोग नाम लिख सकते हैं, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, उसके अलावा प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। इनमें सेल का डिवीजन रिप्रोडक्शन कहलाता है, इनमें सेल का डिवीजन रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता। यहां तक कोई दिक्कत? यस, फिर से पढ़ाया जाएगा मन। यस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? जल्दी बता दो। यहां तक अगर आपने सारी चीजें लिख ली हैं तो हमने बेसिक बेसिक सी चीजें अभी आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं सेल के बारे में पढ़ाने में, ठीक है। सेल को पढ़ाने जा रहा हूं। सेल को पढ़ाने के लिए अब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, मुझे फटाफट से आपको सारी चीजें बतानी है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट में क्या लिखें जो लिखे भाई, मुझे एक चीज बता, ये नोट में तू कीड़ा और ये तो बनाएगा नहीं। नोट में क्या लिखेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल अराउंड अस, इनएनिमेट, नॉन लिविंग, एनिमेट, ये। फिर एरो खींच के लिखेगा नॉट मेड अप ऑफ सेल, ये मेड अप ऑफ सेल। पूरी बात लिखना नोट में, और क्या लिखेगा? चित्र थोड़ी बना देगा ये वाले। यस है कि नहीं बेटा? टेस्ट का क्या प्लान होगा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टेस्ट का प्लान आपका जो भी प्लान है, प्लानर है, वो आपका इस पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके देखो। टेस्ट और लेक्चर प्लानर उसको वहां पे अपडेट कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने मंथन इन्फिनिटी लिया था उनको लास्ट ईयर के लेक्चर कैसे मिल रहे हैं वो भी आपकी उसके वीडियो अपडेट कर देंगे, ठीक है। सही है, डन है। आगे चलिए, आगे चलिए। व्हाट इज सेल? लिख लिया किसी ने? कोई लिख रहा है भाई? कोई लिख रहा है तो लिख लो जल्दी से, यदि आपने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लो। अच्छा, मैं एक चीज और है, मैं आपको डाउट भी ले लेता हूं, अगर मुझे कमेंट समझ आ जाती है मैं डाउट भी ले लेता हूं, मैं आपको टाइम भी देता हूं लिखने का, और मैं सिलेबस भी करा दूंगा, ठीक है। यस, हाँ, लेक्चर प्लानर भी डन। बुक्स बेटा मैंने क्या बोला, आज शाम में हम लोग मिल रहे हैं एक बार, आप अपने डाउट पूछ पाएंगे, क्लास में पूछना नहीं चाहिए हमें ये सब, कौन सी बुक है, क्या करनी, वो सब आ जाओ। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सेल को पढ़ने के लिए मेरे पास एक डेफिनेशन है जो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो। क्या आप डेफिनेशन पढ़ी है आपने? मुझे बताओ, क्या डेफिनेशन पढ़ी है सेल की? क्या डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने? जल्दी जल्दी सोच के बताओ, सेल की क्या डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक? सेल की क्या डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक बचपन से? सेल क्या है? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यस यस, हम लोग क्या लिख रहे हैं? सेल क्या है बेटा? एक तो स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट है, किसकी? लाइफ की, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, इससे कोई छोटी यूनिट लाइफ की नहीं होती। अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिख दूं यहां पर, मैं आपको, अगर ध्यान सुनेंगे, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लिख दूं इस बात में, ध्यान सुनेंगे बेटा, क्वेश्चन में लिख दूं आपको कि हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ अगर लिख दूं, और वहां पर मैं क्या लिख दूं? सेल, डीएनए और टिश्यू और न्यूक्लियस, तो अगर मैं लाइफ की सबसे छोटी यूनिट लिख रहा हूं तो वो डेफिनेटली सेल है। अच्छा, यही चीज जब हम उसमें पढ़ते हैं इकोलॉजी में, इकोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ऑर्गेनिज्म होती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लेवल से इकोलॉजी स्टार्ट होती है। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी ये बात? इकोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बेटा? ऑर्गेनिज्म होती है, क्योंकि वहीं से, ऑर्गेनिज्म से इकोलॉजी स्टार्ट होती है। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ये हो गया। अब देखो इस बात का एविडेंस, एविडेंस किस बात का? एविडेंस किस बात का बेटा? एविडेंस किस बात का? वाई सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है, इस बात का एविडेंस होता है कुछ। देखो एविडेंस क्या है? सबसे पहला एविडेंस है कि मेरे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? सिंगल सेल। यस, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? क्या मतलब है? सोचना ध्यान से, देखो मेरी बात समझो ध्यान से। मैं सेल को सबसे छोटी यूनिट क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म अकेले जिंदा रह सकता है। अगर कोई यूनिट अकेले जिंदा रह सकती है तो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट हो गई। अगर डीएनए अकेले जिंदा रह सकता होता, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं कहता कि जो वायरॉइड है, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, अगर वायरॉइड लिविंग होता तो सबसे छोटी यूनिट आरएनए होती, क्योंकि सेल से छोटा कुछ होता ही नहीं है जो जिंदा रह सके अकेले। तो सेल को हम क्यों बोल रहे हैं बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल जो होते हैं,
उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वो अलग से जिंदा रह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। वो लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सोचो इस बात को, सारे फंक्शन का क्या मतलब वो ये समझ। जैसे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अकेले ही बाहर से ऑक्सीजन ले सकता है, CO2 फेंक सकता है, बाहर से खाना ले सकता है, वेस्ट फेंक सकता है, तो वो लाइफ के सारे प्रोसेस खुद कर सकता है, ATP बना सकता है। तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि सेल इज अ फंक्शनल का मतलब हो गया काम करने वाली सबसे छोटी यूनिट। या मेरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, सही है, और सबसे छोटी यूनिट है। इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अकेले जिंदा रह सकते हैं, अकेले लाइफ के सारे फंक्शन कर सकते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर ये काम अकेले DNA कर सकता होता, RNA कर सकता होता, तो हम उसको कहते सबसे छोटी यूनिट लाइफ की। अगर आप ध्यान से देखो, वायरस नॉन लिविंग होता है, वायरस इज नॉट सेल, और वो नॉन लिविंग है। आप खुद देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैं यहां लिख देता हूं इस बात को, वायरस को लेकर, वायरस जो होता है, वायरस में क्या है? वायरस नॉट सेल, और वायरस लिविंग भी तो नहीं है। तो जो लिविंग है, लिविंग में सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है? सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म अकेले जिंदा रह सकता है और अकेले अपनी लाइफ के सारे काम कर सकता है। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा असर्शन, देख कैसे आएगा क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आएगा असर्शन, ऐसे असर्शन आएगा। असर्शन में क्या लिखा होगा बेटा? मैं असर्शन रीजन आपको पूरे बना के दूंगा आपकी। देख, हर साल मैं कुछ ना कुछ नया काम करता हूं, इस साल ये नया काम आपको मिलेगा। असर्शन क्या आएगा? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे आएगा। और रीजन क्या आएगा इसका? रीजन आएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म all function of life and have independent existence। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो बस। तो इसका जो आंसर बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ? इसका आंसर बनेगा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A and R बोथ करेक्ट, और वो उसको क्या कर रहा है बेटा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये आएगा इसका आंसर। कितने लोगों को असर्शन रीजन के ऑप्शंस याद है? कैसे आते हैं? ये आएगा, ठीक है। हर साल आ सकता है, इस साल आ गया था, पिछले साल नहीं आए थे। तो असर्शन रीजन का तो ऐसा होता है कि किसी भी साल आ सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? यस, यस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, असर्शन ये बनेगा कि ये डेफिनेशन और ये इसका रीजन बन जाएगा। क्लियर है? यस। बेटा जेफ्रुद्दीन, आपके पास अगर मैसेज आया आप कर सकते हो, जिसको इन्फिनिटी में अपग्रेड करना है कर सकते हैं बच्चे आप। क्योंकि वो हमने ही क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने बोला था कि हमने सर महंगा परचेज किया था, तो उन लोगों के लिए हेल्प करिए भाई, उनको कहीं से ऐसा ना लगे, है ना। हाँ, चले आगे। यहां तक डन हो गया? यहां तक डन हो गया बेटा? बोर्ड का टाइम गलत है, हाँ गलत है। अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल अगले पेज पे बता रहा हूं। ये है क्या? हमने तो ये वो पढ़ ली जो डेफिनेशन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल में कहां बता रहा हूं? नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आगे बता रहा हूं। यहां तक लिख लो एक बार। कोई चीज ना समझ आई हो जल्दी बताओ बेटा। यस, इन्फिनिटी में आपको डोपा की शायद हार्ड कॉपी आएगी और नीट एडवांस की भी आएगी शायद। हाँ, एक बार कंफर्म कर लेना। यस,
जल्दी लिख लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी बेटा। बच्चे हार्ड कॉपी के लिए नहीं लेना, आगे टारगेट बायो आएगा, फिजिक्स का एक इंडिविजुअल बैच भी आएगा शायद, उनके लिए लेना। हो गया, जल्दी बताओ। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। नहीं पायल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, वो सब बातों में बताओ, आ जाओ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल पढ़े? सेल किसे कहते हैं? देखो ये तो हमने वो पढ़ा है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। सेल कहते हैं किसे, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं? नहीं बेटा, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। क्या बात कर दी, तुझे फास्ट लग रहा है? अच्छा, नहीं, ठीक तो है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा और। ठीक ठीक है बेटा, ठीक ठीक है। ठीक है बच्चे, आप थोड़ा सा और कोशिश करो समझने की, है ना। आ जाओ। अच्छा, आपको ये बात समझ में आई है कि सेल की डेफिनेशन आपने कभी पढ़ी थी? सेल क्या होता है ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो कोई नहीं, थोड़ा सा और इसमें चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। कोई एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए, ये जरूरी है। आ जाओ। अच्छा, मैं आपको अब यहां पे बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल। आप में से कितने लोगों को सेल एक्चुअल में समझ में आता है? देखो, सेल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पहले समझो। सेल का मतलब होता है चैम्बर। सेल बराबर में होता है चैम्बर। चैम्बर का मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट समझते हो? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो आउटर एनवायरनमेंट को बाहर के, अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर सके। जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, ध्यान से सुनो, ये सेल है, तो सेल एक तरह का चैम्बर होता है। चैम्बर समझ में आता है? एक ऐसा दीवार होती है इस पे, इसकी जो दीवार होती है ना, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। किसकी बनी होती है? लिपिड की। किसकी बनी है बेटा? लिपिड की बनी है। और ये किसको किससे सेपरेट करती है? अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे सेल क्या होता है, मान लो मैं आपसे पूछूं सेल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं नहीं करना बेटा, कोई बात नहीं, नहीं करना, वो तो क्यों परेशान हो, इधर ध्यान दो ना, आपकी मर्जी है उसमें, इधर ध्यान दो। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, सेल क्या होता है पहले समझो ध्यान से। सेल क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक डेफिनेशन हमें क्लास 9th में पढ़ाई गई थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमने इस बात को एक्सप्लेन भी किससे किया? हमने कहा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, सारे काम कर पाता है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा आपसे कि सेल एग्जैक्टली होता क्या है। तो सेल एक ऐसी दीवारों का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है ना। और वो जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की। लिपिड क्या करता है? लिपिड वाटर को रिपेल करता है। किसको रिपेल करता है बेटा? रिपेल, रिपेल का मतलब होता है दूर फेंकना। रिपेल करता है किसको? पानी को। मेरी बात समझो ध्यान से, ये सेल के अंदर भी पानी है, यहां पर बाहर भी पानी है। तो इस दीवार ने बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग किया। ये दीवार किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। कितने लोगों को लिपिड पता है? लिपिड मतलब फैट, फैट मतलब जो पानी को रिपेल करता है। ये दीवार बाहर जो पानी है और अंदर जो पानी है उसको अलग करता है। मेरी बात समझो ध्यान से। तो सेल का मतलब होता है एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसा कंपार्टमेंट
जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करे। अब सवाल ये उठता है कि आउटसाइड क्या है। सवाल, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आउटसाइड क्या है, आउटसाइड सेल क्या है। आउटसाइड सेल बेटा मेरे पास मीडियम है जो बेसिकली पानी ही होता है। इनसाइड सेल क्या है, इनसाइड सेल में मेरे पास क्या है बेटा, इनसाइड सेल में मेरे पास पानी है जिसमें कुछ चीजें डिसॉल्व हैं। क्या डिसॉल्व हैं, कुछ डिसॉल्व हैं केमिकल्स। अब उसको मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अंदर मेरे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। इनसाइड सेल में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। साइटोप्लाज्म में क्या चल रहे हैं बेटा, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को, मान लो आपका छोटा भाई बहन है कोई, वो आपसे पूछता है सेल क्या है, तो सबसे पहला जवाब आप क्या दोगे, आप कहोगे हमारी बॉडी, तेरी बॉडी, प्लांट की बॉडी किससे बनी है, सेल से। तो इसका मतलब सेल एक छोटी सी यूनिट है, ठीक है, पहला तो आपने ये आंसर दिया। फिर वो और पूछे सेल दिखता कैसे है, क्या होता है, तो आप कहोगे सेल एक चैम्बर होता है जिसकी दीवारें किसकी बनी है, लिपिड की। वो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करता है। बाहर क्या है, बाहर पानी है, मीडियम है। अंदर क्या है, अंदर जो पानी है ना उसके साथ कुछ केमिकल घुले हुए हैं जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, साइटोप्लाज्म। और इन साइटोप्लाज्म, इनसाइड सेल जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें, साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, सही है। केमिकल रिएक्शन का मतलब वहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये लाइन है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी कहती है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, मेन जगह है जहां पर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म पानी प्लस कुछ डिसॉल्व केमिकल्स हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और कौन करा रहा है उन केमिकल रिएक्शन को, एंजाइम करा रहा है। कौन करा रहा है केमिकल रिएक्शन को, एंजाइम करा रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आई है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ। सबसे पहले मैं कमेंट में डाउट देखता हूं, जैसे टॉपिक कराता हूं मैं डाउट जरूर बता देता हूं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि मैं उस पेज से पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट, सिलेबस आपका टाइम पे खत्म होगा और क्वेश्चंस के लिए आपके इस बार भी मैं एक लाइन क्रिएट कर दूंगा कि इतने क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। यस, आप बेटा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इन सब में डिफरेंस बताएंगे आगे चल के, ठीक है। ठीक है सुरजीत, नहीं बेटा हम लोग टाइम पे कराएंगे सिलेबस, क्यों पर आपने, आप सब लोग बेटा एक तो एसीपी सर से फर्स्ट चैप्टर पढ़ के देखो, अगर जो नहीं पढ़ते हैं सब लोग पढ़ो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि वो कितनी मतलब प्रॉपर वे में करा रहे होते हैं। यस, ठीक है, चलिए। अच्छा नीट एडवांस है तो बेटा इन्फिनिटी बुक्स के लिए नहीं लेना होता, इन्फिनिटी इसलिए होता है कि आगे के जितने बैचेस आएंगे और आपको लास्ट ईयर के बैचेस मिलते हैं, इसलिए होता है। इन्फिनिटी में हम लोग तो बुक्स दे देते हैं, लोग बुक्स नहीं देते हैं, इसलिए होता है इन्फिनिटी। यहां तक समझ में आ गया? आप देखो, मेरे सुनो, इधर सुनना, मेरी तरफ सुनना। ये किसकी बनी है, मेम्ब्रेन की। यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, मेरी तरफ देखो ध्यान से, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। अच्छा, कितने लोगों को जूलॉजी में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेल के बाहर एक फ्लूइड होता है और वो जाकर फ्लूइड फिर ब्लड से जुड़ता है? ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेल होता है, सेल के बाहर कुछ फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड जाकर जुड़ता है ब्लड से? कितने लोगों को क्लियर है ये बात? उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। यस, क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। इसका मतलब एनिमल सेल के आसपास भी फ्लूइड होता है। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि सेल जो जिंदा है ना उनके आसपास कोई मीडियम हो, है ना, उसी मीडियम से चीजें आराम से मूव कर सकती हैं। अब मैं आपको जो बातें बोलने जा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। सेल का सिंपल मतलब होता है एक चैम्बर, उस चैम्बर के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है बेटा, इसके अलावा सेल के अंदर एक जरूरी चीज होती है जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए क्या होता है, आप समझो ध्यान से।
इनसाइड सेल मेरे पास डीएनए होता है। डीएनए की जरूरत क्यों पड़ी? इनसाइड सेल मेरे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए किस लिए होता है बेटा? क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं, इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 2 लाख साल में इवॉल्व हुए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 2 लाख साल में इवॉल्व हुए हैं। दे इवॉल्व आफ्टर 2 लाख ईयर्स। क्या हर बार सेल 2 लाख ईयर्स लगाए उन रिएक्शंस को कराने के लिए? नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर एंजाइम्स एंड प्रोसेस ऑफ सेल। जो भी सेल के अंदर एंजाइम और प्रोसेस हो रहे हैं सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई सेल नहीं होता जिसके पास डीएनए नहीं है। जैसे मैं ये बात बोलूंगा तुम कूद के आ जाओगे, कहोगे सही आरबीसी और सीव ट्यूब तो है, पर आरबीसी के अंदर डीएनए पहले था, उसने वो इंफॉर्मेशन यूज करी, बाद में हटता है। सेम चीज सीव ट्यूब के अंदर। मान लो सीव ट्यूब के अंदर नहीं है तो उसको कंपेनियन सेल का डीएनए हेल्प करता है। तो ऐसा कोई सेल हो ही नहीं सकता जिसके अंदर डीएनए ना हो, क्योंकि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है। किस चीज को लेकर? कि कौन से एंजाइम बनाने हैं और क्या प्रोसेस करना है। क्लियर है? उसके अलावा सेल में क्या होता है बेटा? राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल है जो हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में, हेल्प टू मेक प्रोटीन। क्योंकि कोई भी सेल का डीएनए प्रोटीन के थ्रू काम करता है। तो अगर आज आपको सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप समझो सेल एक चैम्बर होता है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट से मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है। सही है? सेल वॉल एक एडिशनल फीचर है। उसके बाद अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। अंदर का पानी थोड़ा गाढ़ा है, उसे कहते हैं सेमी फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। यस, सही है। अब क्या हो रहा है बेटा? इस लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम्स कह रहे हैं। ठीक है? केमिकल रिएक्शंस कौन करा रहा है? एंजाइम। उसके अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा राइबोसोम नाम की ऑर्गेनल होती है जो किसमें हेल्प करती है? प्रोटीन में। मैं अगर आपसे बोलता हूं डीएनए, डीएनए काम ही प्रोटीन बना के करता है, तो डीएनए को प्रोटीन बनाने कौन देता है? कौन कहता है डीएनए से तुम प्रोटीन बनाओ? तो डीएनए एक्सप्रेस करता है। किसकी मदद से एक्सप्रेस करता है? मतलब डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बनाने के लिए? राइबोसोम की मदद से। इसका मतलब डीएनए राइबोसोम से प्रोटीन एक तरीके से बनवा रहा है, आरएनए बना के। तो कोई भी सेल जो है उसमें राइबोसोम होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। कोई भी सेल है डीएनए होना चाहिए। कोई भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन होनी चाहिए। कोई भी सेल है साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल की, ये 4 चीजें उसमें होनी चाहिए। यस, सही है? यस। और उसके अलावा बेटा, उसके अलावा आप 1-2 चीजें और ऐड कर सकते हो कि जैसे ये मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन जो है ना, इसके सरफेस पर प्रोटीन के कुछ ऐसे चैनल होते हैं जिनसे चीजें इसके अंदर और बाहर जा सकती हैं। जैसे आप समझो ध्यान से, ये मेम्ब्रेन पर मैंने क्या बना दिए? चैनल्स बना दिए। इन चैनल्स की वजह से चीजें इसमें अंदर जा सकती है ना? तो इस तरीके से आपको समझना है कि देखो, आपको एक समझना पड़ेगा कि ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन एक तरह से पानी को रिपेल करती है। कहां पानी है? बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। तो अगर मुझे कई चीजें अंदर ले जानी है, सेल को जिंदा रखने के लिए मुझे कई चीजें अंदर ले जानी, जैसे ग्लूकोज ले जाना है, तो इसके लिए मेरे पास चैनल होते हैं मेम्ब्रेन पर। चैनल होते हैं किस पे? मेम्ब्रेन पर। हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि आपके दिमाग में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए सेल की। सही है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यस, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आप में से कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि अगर मुझे मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे किसकी जरूरत होगी? मेम्ब्रेन किसमें हेल्प करती है बेटा? मेम्ब्रेन एक तो एक्ट करती है बैरियर। बैरियर का मतलब पता है बेटा? मेम्ब्रेन कैसे काम करती है?
एक्ट करती है बैरियर, और कैसे काम करती है, मेम्ब्रेन पर चैनल होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मेम्ब्रेन हैव चैनल, किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल होते हैं। यहां तक क्लियर है। मेम्ब्रेन पर हमारे पास क्या होते हैं, चैनल होते हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बैरियर की तरह काम करती है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज और मैं बताता हूं, इवनिंग में जो सेशंस हुआ करेंगे वो सबको करना कंपलसरी नहीं है, वो ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि जैसे आज पहला सेशन है, आपको क्या डाउट है अपने मन में, बैच में कैसे पढ़ना है, क्या है, वो आप पूछ लो हमसे, फिर उसके बाद से जैसे जैसे सेशंस आपके आगे चलेंगे फिर डाउट सेशंस लगाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराने के लिए एक्स्ट्रा। यस, ठीक है। हाँ, क्या वो सेशंस, बेटा सेशन नॉर्मली हम प्लान करेंगे इस तरीके से कि जैसे शुरुआत में सिलेबस स्लो है तो आपको दिन में एक सेशन डाउट मिल रहा है, धीरे धीरे आगे जाकर तो 2 मिलने लगेंगे, है ना, इट अकॉर्डिंग टू कि कितना सिलेबस हो रहा है। यस, सौरभ वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है एक आपको लेक्चर्स कुछ करने चाहिए। टारगेट बायो बेटा अभी नहीं आएगा, टारगेट बायो आएगा दिवाली के पास, अभी नहीं आएगा। जब दिवाली होगी, बच्चे घर जाते हैं ऑफलाइन से, तभी आता है वो, क्योंकि उस वक्त तक उनको पढ़ चुके होते हैं, वो सब लेजेंड वेजेंड से खत्म हो गया होता है मामला, तब सही रहता है, क्योंकि उस वक्त जेन्युइन चीज है कि बैच आना चाहिए, है ना। वॉइस ठीक है बेटा, नहीं होगी कोई प्रॉब्लम भाई, चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको सेल के बारे में कुछ कुछ समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ, क्या ये लाइनें समझ में आ रही है। देखो एनसीईआरटी भी कर रहे हैं हम लोग, पर एनसीईआरटी आपको नोट्स में मिल जाती है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सही है। वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। एंड व्हाट इज इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग में क्या नहीं होता। द आंसर इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट सेल। आंसर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ सेल, मतलब सेल सारे लिविंग में होती है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म में सेल है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हमने ये बातें पढ़ ली हैं सारी, एनिमेट इनएनिमेट पढ़ लिए। हाँ सर आपने ये एक्स्ट्रा बताया, इससे क्या फायदा होगा, इससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि किसी भी सेल में मेम्ब्रेन होती है। अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मेम्ब्रेन और सेल वॉल में से लिविंग कौन है, दोनों लिविंग कहलाते हैं या कोई एक लिविंग कहलाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सेल वॉल कैसे बनती है, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन, मेरी तरफ देख, ये मान ले मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन जो होती है लिविंग क्यों कहलाती है, क्योंकि मेम्ब्रेन पर ये चैनल वैनल होते हैं, वो काम करती है। सेल वॉल कैसे बनती है, इसके बाहर कुछ मैंने यहां चिपका दिया, मान लो मैंने मिट्टी ली यहां चिपका दी, हार्ड हो गया, वो सेल वॉल है। अब ये मिट्टी में बाहर से ला रहा हूं, पर रियल में कहां से आती है, सेल अपने अंदर से सेल वॉल का केमिकल निकालता है, जो मेम्ब्रेन के पार जाके सेल वॉल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुन, इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में मिलती है, सेल वॉल सारे सेल्स में नहीं मिलती। और सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल वॉल बनी कैसे है, कुछ केमिकल सेल से निकल के यहां बाहर लग गया है। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस बेटा, पहले क्या करना है वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी रुक जाओ इसको बस, आ जाओ। चलिए अब डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर लें एक बार। 3 ही साइंटिस्ट दे रखे हैं सर, आप बहुत सारे क्यों नहीं कराते, अब वो क्यों नहीं कराते, पुरकिन जी, हमारे एक टीचर पुरकिन जी भी पढ़ा रहे थे, बेटा वो है नहीं तेरे सिलेबस में, जब लिखा नहीं है तो नहीं पढ़ाना। पुरकिन जी वैसे कहां लिखा हुआ है, जूलॉजी में है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास पहला सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, कुछ 1600 कुछ पे देखा था। उनके पास कोई प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था आपको पता है, उन्होंने कॉर्क ऑब्जर्व की थी। कॉर्क क्या होती है, डेड सेल ऑब्जर्व किए थे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे डेड सेल्स, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था क्या, ऑब्जर्व किए थे डेड सेल्स, डेड सेल्स, है ना, इस तरीके से दिख रहे थे। किसमें किए थे, कॉर्क में।
कॉर्क क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कॉर्क क्या होता है? व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क क्या होता है, कितने लोगों को पता है एक्चुअल में? मेरी बात सुनो, मेरे पास जो प्लांट होता है ना, ये प्लांट होता है, ठीक है, इसकी यहां पर बार्क होती है, यहां पर डेड सेल्स होते हैं, है ना, यहां पर होता है इस पे, है ना, और वो सेल्स ऐसे दिख रहे थे, हनी कॉम्ब जैसे, इस तरीके से सेल्स दिख रहे थे वो। हनी कॉम्ब समझते हो? वो सेल्स जो हैं इस तरीके से दिख रहे थे, वो सेल्स कैसे दिख रहे थे? हनी कॉम्ब जैसे, ऐसे ऐसे इस तरीके से दिख रहे थे, डेड सेल्स थे। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखे? लिविन हुक ने। तो आपको ऐसे ही नाम याद करने, रॉबर्ट हुक ने, याद रखो, डेड सेल देखे थे। लिविन हुक ने पॉन्ड वाटर में, है ना, पॉन्ड वाटर में फर्स्ट ऑब्जर्व करे थे लिविंग, फर्स्ट ऑब्जर्व क्या चीज? लिविंग सेल। क्या ऑब्जर्व किए थे? लिविंग सेल ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। किसमें किए थे? पॉन्ड वाटर में। न्यूक्लियस किसने देखा था? इस तरह का एक लीफ का एक स्ट्रक्चर था, रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस। अब यहां पर ईयर नहीं दे रखा, ईयर कहां दे रखा है, किसी को याद है? न्यूक्लियस वाले टॉपिक में 1831। अब ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से मैं बताता हूं ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं ना, तो सेल की टाइमलाइन नॉर्मली हम यहां से शुरू कर देते हैं बनानी। रीजन क्या है? यहां से नहीं बनाते, इनके ईयर्स हम नहीं याद करते, हम तुम्हारे सिलेबस में यहां से बनानी शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि 1831 में रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस देखा है, 1838 और 39 में सेल थ्योरी आई है, उसके बाद फिर मेरे पास बाकी चीजें स्टार्ट होती हैं। फिर रुडोल्फ वर्चो ने दिया है ओमनी सेलुला सेलुला। तो जो टाइमलाइन है ना, कि टाइमलाइन हम कहां से बनानी स्टार्ट करते हैं? यहां से। तो यहां से हमें करना होता है, सही, यहां से हमें करना होता है। अब एक चीज है जो आपको याद करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या था बेटा? नॉर्मल माइक्रोस्कोप से लोग देख रहे थे। अगर आप साइज का कंपैरिजन करेंगे तो जरा देख लो, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मिलीमीटर पता होना चाहिए। मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। कोई ऐसी चीज जो मिलीमीटर में होती हो, यूकैरियोटिक सेल कई मिलीमीटर में मिल जाएंगे आपको। मिलीमीटर एक यूनिट हमारे पास है। एक यूनिट जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है माइक्रोमीटर। क्या यूज होती है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मिल जाएंगे। जैसे आरबीसी जो है, आरबीसी जो है वो माइक्रोमीटर में आपको मिल जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल आपको माइक्रोमीटर में मिल जाएगा। यस और नो? ठीक है, यस, सही है। क्लोरोप्लास्ट आपको मिलीमीटर में मिल जाएगा, ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर क्या होता है? वो होता है 10⁻⁹ मीटर। फिर एक होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? एंगस्ट्रॉन। वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ज्यादातर चीजें आपको इसी यूनिट्स में मिल जाएंगी। एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनो ध्यान से। अगर मुझे ये चीजें देखनी है, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि शुरुआत में हमारे पास माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं थे। अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा। यहां पर शुरुआती माइक्रोस्कोप है, उसके बाद आपके पास 1900 या उसके अराउंड मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बढ़िया वाले आ गए। 1940s के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है। तो अराउंड 1940s, मेरी बात सुनो ध्यान से, अराउंड 1940s 1940 के आसपास आपके पास क्या आया है बेटा? आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए हैं। उसके बाद से आप डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑब्जर्व कर पाए, सेल ऑब्जर्व कर पाए। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपके सिलेबस में आपको 3-4 यूनिट याद करनी है। एक है मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर है ये। एक है माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6, सबसे ज्यादा ये यूज होती है। नैनोमीटर में आपके पास डीएनए वगैरह होता है, काफी छोटा होता है। नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, समझ में आ रहा है? सबसे छोटा हम लोग लेते हैं। एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10। तो अगर कोई चीज 1 नैनोमीटर है तो कितने एंगस्ट्रॉन होगी? 10 एंगस्ट्रॉन होगी। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये बात क्लियर है आपको? तो हमारे पास क्या हुआ है बेटा, 1940s या 1950s के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था। तो देखो कैसे शुरुआत हुआ। लगभग 1600
कुछ में हमारे पास रॉबर्ट हुक ने पहला सेल देखा था। और पहला सेल कहाँ देखा था? जो ये छाल होती है ना, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, इनकी कॉर्क होती है, कॉर्क मतलब बाहरी स्ट्रक्चर होता है, डेड सेल्स होते हैं, वहां पर उन्होंने पहला सेल देखा, डेड सेल्स थे, हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा था वो। लिविन हुक ने क्या देखा था? पहला लिविंग सेल देखा था पॉन्ड वाटर में, तो उन्होंने क्या यूज किया होगा? माइक्रोस्कोप यूज किया होगा लिविन हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था। एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे जैसे हमारे पास बेटर माइक्रोस्कोप आ गए, हम डिटेल स्ट्रक्चर देख पाए। डिटेल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? अगर आप कोई सेल देख रहे हो, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो आपको इतनी ही चीज दिख रही है, ये डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है। डिटेल स्ट्रक्चर का मतलब है उसकी मेम्ब्रेन कैसी है, उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनल्स हैं, ये सब डिटेल स्ट्रक्चर होता है। ये धीरे धीरे दिखने लगा। यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल नहीं पढ़नी। कुछ लोग इसमें वो सब पढ़ाते हैं, क्या नाम है, रेजोल्यूशन क्या होता है और वो सब क्या होता है, नहीं करना हमने। वो सब नहीं आएगा सिलेबस में आपके। आप समझो ध्यान से, पेपर में जो आता है वो करना है ना। आप जैसे कुछ लोग इस बात पे पीएचडी करा देंगे आपको कि यार इस बार मुश्किल आएगा। मुश्किल का मतलब है कॉन्सेप्चुअल। तो लॉजिकल तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करो। हमें तीन ही साइंटिस्ट याद कर लो यहाँ पर, रॉबर्ट हुक, लिविन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था और 1831 में देखा था। इसके बाद से टाइमलाइन आपकी स्टार्ट होगी। बेटर माइक्रोस्कोप कब आए हैं? 1940s या 1950 के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब आपने डिटेल स्ट्रक्चर देखा है। डिटेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है, ईआर कैसा दिख रहा है, ये सब आप तब देख पाए। क्लियर है? यस बेटा, मैं आपको सारे असाइनमेंट दूंगा ऋषि वगैरह, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है? क्लियर है ना? यस ठीक है, डन है। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेल थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग शाम में कब मिल रहे हैं? 6 बजे मिल रहे हैं बॉटनी में, 5 बजे मिल रहे हैं केमिस्ट्री में। कहाँ मिल रहे हैं? आपको ऐप पे क्लास लगी हुई मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करोगे, आप बात कर पाओगे। हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? नोट्स बनाने नहीं बनाने, कैसे क्लासेस करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, पहला दिन है, बहुत जोश रहता है, सीधे एम्स दिखता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी कॉपी में मंथ वाइज लिख लो, हर मंथ में क्या बैकलॉग होता है, क्या आप काम कर रहे हो, कितनी रिवीजन कर रहे हो। कोई भी मंथ ऐसे खत्म ना हो जाए कि आपने कुछ किया ही नहीं उस मंथ में। आप डेली हार जाओगे तो फाइनली हार जाते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेबस बहुत लेट खत्म होता है, इस वजह से आप फंस जाते हो। प्लीज ये काम मत करना हमारे साथ। यस, यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक कह रहा है कि रॉबर्ट हुक 1665 है, ये 1674 है, पर इसका करूं क्या मैं? मान ले मैं लिखवा दूं तो याद कर लेगा, उसका यूज है तेरे पास? नहीं है ना? नहीं है ना? देन ट्रस्ट करके पढ़, मैं हर चीज को उतना ही पढ़ाऊंगा जितने काम का है। नोट्स हल्के से कंप्रेस मिलेंगे, बेटर मिलेंगे आपको। ठीक है? यस, सही है। चलो ठीक है, एंड करते हैं बेटा। मैं कभी नहीं बोलता कि तुम सिलेक्ट हो जाओ, मैं हमेशा ये बोलता इंप्रूव कर जाओ। जब इंप्रूव कर जाओगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है? क्लियर है? डन, मिलते हैं बेटा, बाय। अच्छा, नोट्स कहाँ मिलेंगे? ऐप में, आप जहां पे आपकी क्लास होती है ना, वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन है, नोट्स वहीं मिल जाते हैं थोड़ी देर बाद। आप इन लेक्चर्स को दोबारा रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, आपको डीपीपी भी मिल जाएंगी उसी में। वहीं पर आपको पूरा एक वीडियो बना के दे देंगे कहाँ कौन सी चीज मिलेगी। आपको वीडियो कहाँ मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल पे। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि इस टेलीग्राम चैनल पे सारी जरूरी चीजें जो है आपको बता दी जाएंगी। उसके अलावा आप अपनी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच। पहली क्लास थी आपकी, मैं पहले में वैसे भी ज्यादा नहीं पढ़ाता, पूरे साल मुझे पढ़ाना होता है। मैं ऐसा कोई जोश शो नहीं करता कि यस पहली क्लास में, यस, क्योंकि मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, जोश से नहीं होश से काम लेना पूरे साल भर। ठीक है? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फंस जाते हैं हम बच्चे, हमने देखा है बेटा, है ना? मेहनत रखना बस अपनी। बाय। स्कैन करके मिल जाएगा बेटा आपको।